हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग आगे प्रश्न देख रहे हैं कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में आपायरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन ए रासायनिक विकास से, ऑप्शन बी भौतिक विकास से, ऑप्शन सी जैविक विकास से, ऑप्शन डी कृत्रिम विकास से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रासायनिक विकास से, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपरिन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है। ऑपरिन रूम व हाल्डेन इंग्लैंड के अनुसार जीव की उत्पत्ति, ऑपेरिन जो थे रूस के थे और हाल्डेन इंग्लैंड के, उनके अनुसार जीव की उत्पत्ति पहले से अवस्थित जीव रहित कार्बनिक पदार्थ से हुई। कार्बनिक पदार्थ का निर्माण अकार्बनिक पदार्थों से हुआ और जीवन की उत्पत्ति के विभिन्न मत जैसे स्पोर बीजाणु सिद्धांत, स्वतः जनन सिद्धांत, जीवोत्पत्ति सिद्धांत और रासायनिक विकास का सिद्धांत इनसे संबंधित है। ठीक है, और इनका सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है, फटाफट बताइए। श्वसन, प्रजनन की पाचन या प्रसार। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रजनन। ठीक है, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए प्रजनन आवश्यक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियों की संख्या को आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियों की संख्या को आवश्यक है बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए। देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों की संख्या को आवश्यक है बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए। ऑप्शन ए प्रजनन, ऑप्शन बी संचरण, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी पाचन। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आध वायुमंडल कम हो रहा था, क्योंकि इस प्रश्न का सही आंसर क्यों हो जाएगा कि आधे वायुमंडल कम हो रहा था, क्योंकि ऑप्शन ए हाइड्रोजन परमाणु कुछ ही थे, ऑप्शन बी हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थी, ऑप्शन सी ऑक्सीजन परमाणु अधिक थे, ऑप्शन डी नाइट्रोजन परमाणु अधिक थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आधे वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है। जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है। ऑप्शन ए D1 अणुओं का विभाजन, ऑप्शन बी निषेचन, ऑप्शन सी बंडिंग, ऑप्शन डी पुनर्जनन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए D1 अणुओं का विभाजन। D1 अणुओं का विभाजन के फलस्वरूप जिनके नए संयोग बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वह पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, ऑप्शन बी जॉन बर्टन सैंडरसन हाल्डेन, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी कार्ल लिनियस। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले थे। फटाफट बताइए कि किस युग के दौरान डायनासोर जो थे वो फले फूले थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेसोजोइक ईरा। मेसोजोइक ईरा के दरमियान या समय, मेसोजोइक ईरा के समय डायनासोर फले फूले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है। ऑप्शन ए प्राकृतिक चयन, ऑप्शन बी उत्परिवर्तन, ऑप्शन सी पुनर्संयोजन, ऑप्शन डी नॉन रैंडम मैंटिंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उत्परिवर्तन। देखिए सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और ये एकदम सेंटेंस जो है वो एग्जाम के आधार पे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंशावृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंशवृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्राकृतिक चयन, ऑप्शन बी परिवर्तन, ऑप्शन सी पुनः संयोजन, ऑप्शन डी नॉन रैंडम मैंटिंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृतिक चयन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे टॉयरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? टॉयरेंट लिजार्ड किंग किसे कहा जाता है, फटाफट बताइए। ऑप्शन ए है प्रोटोसेराटॉप्स को, ऑप्शन बी है टायरेनोसॉरस रेक्स को, ऑप्शन सी है कि डिप्लोडॉक्स को, ऑप्शन डी है कॉम्प्सोगेनेथस को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टायरेनोसॉरस रेक्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या होता है? फटाफट बताइए कि होमो सेपियंस हम लोग सब जानते हैं कि मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम तो होमो सेपियंस होता है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए एरेक्ट होमिनिड, ऑप्शन बी लार्ज बैंड होमिनिड, ऑप्शन सी बाइपेडल होमिनिड, ऑप्शन डी वाइज होमिनिड। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा वाइज होमिनिड। बोलता है कि मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम जो होमो सेपियंस है उसका अर्थ होता है ज्ञानी मानव, और ज्ञानी मानव को इंग्लिश में बोला जाता है वाइज होमिनिड, ठीक है। वाइज होमिनिड अर्थात ज्ञानी मानव। होमो सेपियंस का मीनिंग क्या होता है या अर्थ क्या होता है? तो ज्ञानी मानव, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं वाइज होमिनिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब हिंदी में दे दिया है, इसलिए आराम से कोई भी मार सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बुद्धिमान आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए आराम से आसानी से क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा होमो सेपियंस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन घुमाता कैसे वो देखिए, ठीक है। होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स कौन थे? ऑप्शन ए है अगेस्टरलाइन था, ऑप्शन बी क्रो-मैग्रेन था, ऑप्शन सी निएंडरथल थे, ऑप्शन डी प्रोंकांसल थे। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा क्रो-मैग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक विकास को किसके तौर पर परिभाषित किया गया है? जैविक विकास को किसके तौर पर परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए जीन बहाव, ऑप्शन बी उपार्जित गुणों की वंशागति, ऑप्शन सी प्राकृतिक चयन, ऑप्शन डी आनुवंशिक अपहाव। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्राकृतिक चयन, ठीक है। जैविक विकास को प्राकृतिक चयन के तौर पर परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांत से संबंधित इनमें से कौन है जो विकास के सिद्धांत से? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और हम लोग अभी ये क्वेश्चन पढ़े भी हैं अभी। तो इस क्वेश्चन के बारे में बतलाइए कि विकासवाद के सिद्धांत या विकास के सिद्धांत
से संबंधित इनमें से कौन है? ऑप्शन ए मिलर, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, ऑप्शन डी ग्रेगर मेंडल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी में, कब? 19वीं सदी में। 19वीं सदी बोले तो 1800 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। ठीक है, 19वीं सदी में किसने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया? वही क्वेश्चन है घुमाया सिर्फ कि विकास का सिद्धांत किसने दिया है। डायरेक्ट किया तो पूछ लेता कि विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो यहाँ पे भी मिल जाता है इसका आंसर, तो यहाँ इसका आंसर मिल जाता। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछा हुआ, सिर्फ देखिए क्वेश्चन का पैटर्न है जो घुमा दिया है, तो चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। जो हम लोग नॉर्मलाइजेशन के टाइम जो देखते हैं ना कि हार्ड शिफ्ट कौन है, लो शिफ्ट कौन है, मॉडरेट शिफ्ट कौन है, जो है ना, या लोवेस्ट कौन है, तो जो है वो इसी से होता है कि क्वेश्चन जिस समय आसानी से पूछा गया कि विकास के सिद्धांत से संबंधित कौन है, तो चार्ल्स डार्विन हो गया आंसर। और यहाँ पे जब इस तरह से क्वेश्चन घुमा दिया गया कि 19वीं शताब्दी में किसने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, तो ये हो गया मॉडरेट। ठीक है, ये हो गया मॉडरेट। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए इतना ज़्यादा आप MCQ कर लीजिए ना, इतना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, बार बार इतना ज़्यादा सुन लीजिए ना ये इसको अभी, कि कभी भी कोई क्वेश्चन आई तो आपको लगे कि हम मेरे सामने से गुजरा हुआ है। ठीक है, और अब उसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए यही क्वेश्चन आप लोग थ्योरी के टाइम में सिर्फ हम लोग पढ़ते हैं कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया या विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो हम लोग उस वहाँ पे पढ़ते हैं। लेकिन क्या होता है कि MCQ करने से क्या होता है कि एक्यूरेट याद हो जाता है कि अच्छा इसका आंसर यही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि सारा ऑप्शन दिए हुए रहते हैं और सबके बारे में कुछ कुछ पता हिंट रहता है। जैसे यहीं पे दिया हुआ कि विकास का सिद्धांत मतलब किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, तो ये सब क्या हुआ, लो शिफ्ट वाले लोग में पूछता है। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का भी सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। इसका भी क्या हो जाएगा सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया? फटाफट बताइए कि द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन ने। किसने? चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। अब यहाँ पे क्या किया है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में क्या किया है कि सिर्फ इसको डायरेक्ट इंग्लिश में लिख दिया है कि द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया। और इसी को अभी हम लोग इतना देर से कर रहे थे कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस सिर्फ इंग्लिश मतलब हिंदी मीडियम वाले लोग ये क्वेश्चन इंग्लिश में देखकर उनको थोड़ा सा समझ में आने में कष्ट होता है। ठीक है, इसलिए इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा ना, तो ये आपके मुंह पे बैठा हुआ रहेगा, आदत सा लग जाएगा और आसानी से आप लोग एग्जामिनेशन में सही कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोफाइट के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है। ऑप्शन है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है जो एंथ्रोफाइट के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है। ऑप्शन ए नए ज़माने के बंदर, ऑप्शन बी पुराने ज़माने के बंदर, ऑप्शन सी होमिनाइड्स, ऑप्शन डी एंथ्रोपिथेक्स। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा एंथ्रोपिथेक्स। क्वेश्चन पूछा गया था कि एंथ्रोपाइड के 3 सुपर फैमिली में से कौन एक नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बोला गया कि मानव के एंथ्रोपाइड पूर्वज के सर्वाधिक विकसित 3 वंश थे, जिसमें से बंदर वंश, कपिवंश, मानव वंश था। ठीक है, मानव वंश था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2015 में इनमें से कौन जिन्स होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केद सिस्टम
क्रेडल ऑफ ह्यूमन क्वाइड दक्षिण अफ्रीका की दिनालेडी चैम्बर में की गई थी। किनके द्वारा? जीन्स होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार के सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड दक्षिण अफ्रीका की दिनालेडी चैम्बर में की गई थी। ऑप्शन ए होमो नलेडी, ऑप्शन बी होमो इरेक्ट्स, ऑप्शन सी होमो हैबिलिस, ऑप्शन डी होमो रूडोल्फेंसिस। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए होमो नलेडी। ठीक है, होमो नलेडी। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है उस समय का करंट अफेयर्स था। ठीक है, 2015 का ये मतलब 2016 के समय में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और उस समय ये करंट अफेयर्स चल रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन डाला गया था। लेकिन ये अभी हमारा हिस्ट्री हो गया। ये इस क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? हाँ पूछ सकता है, कभी भी डाल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? क्वेश्चन पूछा गया है कि मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? ऑप्शन ए लूसी, ऑप्शन बी होमो नलेडी, ऑप्शन सी होमो सैपियंस, ऑप्शन डी ऑस्टियोपिथोलिन्स। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, होमो नलेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैगिग्लोसस। टैगिग्लोसस किसके बीच की एक संयोजक कड़ी है? अब टैगिग्लोसस किसके बीच की एक संयोजक कड़ी है? ऑप्शन ए उभयचरों और सरीसृपों के बीच, ऑप्शन बी पक्षियों और स्तनधारियों के बीच, ऑप्शन सी सरीसृपों और पक्षियों के बीच, ऑप्शन डी सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच। और इसी को जो टैक्लिगोसस से लिखा हुआ है, टैक्लिगोसस जो है उसको हिंदी में बोलते हैं एकेडना। क्या बोलते हैं? एकेडना। जो और यही एकेडना या तो टैकिग्लोसस जो है वह सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच क्या काम करता है? संयोजक कड़ी का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? फटाफट बताइए कि जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? ऑप्शन ए उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी कॉस्मिक विकास, ऑप्शन सी वंशानुक्रम, ऑप्शन डी किण्वन क्रिया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन लाखों वर्ष से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है? ऑप्शन ए एनालॉग्स आर्गन, ऑप्शन बी होमोलॉग्स आर्गन, ऑप्शन सी जीवाश्म, ऑप्शन डी क्रमागत उन्नति। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी क्रमागत उन्नति। क्यों होगा? क्योंकि क्रमागत उन्नति लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है। इसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का विकास होता है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। विकासवाद का चार्ल्स डार्विन ने किया था। ने कौन सा बुक में किया था? तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में किया। तो यहाँ से समझ में आ गया कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है चार्ल्स डार्विन लिखे हैं। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया है। और ये जो आदिम जीवों से क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम जो है, तो इसका मतलब हो गया कि विकास ही करना, विकासवाद मतलब विकास करना, विकास का सिद्धांत। और ये जो है मतलब क्रमागत उन्नति होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज मतलब प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डार्विन। कौन सा डार्विन का बात हो रहा है जी? कौन सा डार्विन का बात हो रहा है? फटाफट बताइए। तो चार्ल्स डार्विन। ठीक है, पूरा नाम नहीं लिखा हुआ, बार बार पढ़िएगा, पूरा नाम याद रहेगा। ठीक है, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? वही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी
भूवैज्ञानिक और जीव वैज्ञानिक हैं जो विकास के संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। फटाफट इसका आंसर दीजिए, इसका फटाफट आंसर दीजिए, इसका क्या आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन लिखा हुआ, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ देखिए पैटर्न चेंज हो रहा है। विकास के संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं कौन है। तो पहले के जितने भी साइंटिस्ट रहते तो वो सिर्फ साइंस के साइंटिस्ट नहीं होते थे, वे कभी कभी भूगोलवादी, कोई समाजशास्त्री, कोई प्राकृतिकवादी, तो कोई मैथमेटिशियन, मतलब एक ही आदमी, कोई खगोल विज्ञान, मतलब एक ही आदमी बहुत सारे चीज़ का उनको ज्ञान रहता था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा नाम चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है, लेकिन कहीं कहीं चार्ल्स डार्विन, कहीं कहीं डार्विन लिखा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ। सही बात है कि कैसे जीवन जो था उस सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है। तो ये किनका सिद्धांत है, वही पूछा गया है कि किसका सिद्धांत है, मतलब किसका विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि किनका विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ है। तो इस सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी डार्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, किसने सुझाव दिया कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है, कौन करते हैं, विकासवादी। इनमें से कौन है जो विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। जो विकासवादी हुआ है, जो विकास हुआ है, उसके संबंध में प्रदान, मतलब उसके संबंध में प्रमाण कौन प्रदान कर रहा है इनमें से। तो नदी तल कर रहे हैं कि जीवाश्म कर रहा है कि समुद्री तल कर रहा है कि चट्टान कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाश्म। ठीक है, जीवाश्म से ही हम लोग को पता चल रहा है कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा सा डिटेल कि पृथ्वी पर किसी समय प्राचीन काल में जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों जैसे पौधे एवं जंतुओं के परिलक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, जीवाश्म। और इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। और जीवाश्म विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में किसका मिश्रण शामिल था। ठीक है, इनमें से किसका मिश्रण शामिल था, ऑप्शन ए H2, CO2, NH3 और CH4, ऑप्शन बी H2S, CH4, NH3, ऑप्शन सी O2, NH3, CH4 और जलवाष्प, ऑप्शन डी ओजोन, CH4, O2 और जलवाष्प। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन बी H2S, CH4 और NH3। ठीक है, बोलता है प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर क्या था, वायुमंडल नहीं था। ठीक है, तो जल वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा अमोनियम आदि धरातल को ढकने वाले गलित पदार्थों से नियुक्त हुए। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों ने पानी को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विखंडित कर दिया तथा हल्की H2 मुक्त हो गई। ऑक्सीजन ने अमोनिया तथा मीथेन के साथ मिलकर पानी तथा अन्य गैसों आदि की रचना की। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का गठन हुआ। जब यह ठंडा हुआ तो जलवाष्प बरसात के रूप में बरसी और गहरे स्थान पर भर गए, जिससे महासागरों की रचना हुई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था। प्रारंभिक में पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से किससे बना था, फटाफट बतलाइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए NH3, मतलब NH3 CH4 C2H2S, NH3 H2S NO2, NH3 CH4
O2 या CH4 H2S एंड O2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए। अच्छा, सही सही इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। अमोनिया, यहाँ लिखा हुआ है कि अमोनिया, मीथेन की हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड की ऑक्सीजन, अमोनिया, मीथेन की ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड या ऑक्सीजन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। NH3 मतलब अमोनिया, मीथेन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, इसके द्वारा होगा। क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था, जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया आदि धरातल को ढकने वाली गलित पदार्थों से नियुक्त हुई थी। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों ने पानी को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विखंडित कर दिया तथा हल्की H2 मुक्त हो गई। ऑक्सीजन ने अमोनिया एवं मीथेन के साथ मिलकर पानी तथा अन्य गैसों आदि की रचना की। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का गठन हुआ। जब यह ठंडा हुआ तो जलवाष्प बरसात के रूप में बरसी और गहरे स्थान भर गए, जिससे महासागरों की रचना हुई। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। कौन सी गैस उस समय मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा कि ऑक्सीजन गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जिस प्रकार अभी है जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी उस समय ऑक्सीजन गैस अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, क्या है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया है। तो ये बुक जो है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसको लिखे कौन है, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक, मतलब चार्ल्स डार्विन की अपनी पुस्तक है क्या, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए क्रिया विधि का सुझाव दिया है। देखिए, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपके पास पकड़ने के लिए बहुत है। सबसे पहले तो आप जानिए कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा, फिर कार्बनिक विकास या विकास से रिलेटेड कौन है, तो कौन है, चार्ल्स डार्विन ही है, ठीक है। तो आसानी से ये क्वेश्चन मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अंगों में से कौन सा अवशेषीय अंग नहीं है। फटाफट बतलाइए कि इन अंगों में से कौन सा अवशेषीय अंग नहीं है। ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी अक्कलदाढ़ जिसको बुद्धिदांत बोलते हैं, ऑप्शन डी अपेंडिक्स, ऑप्शन डी कान की मांसपेशियाँ। बोलता है कि कौन अवशेषीय अंग नहीं है, अवशोषी अंग कौन नहीं है इसमें। तो मतलब अवशेषीय अंग मतलब जिसका उपयोग, मतलब जो रहे या ना रहे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अक्कलदाढ़ जो हाथी का जो दांत निकलता है ना वो है। अपेंडिक्स के बारे में भी पढ़े हैं कि अपेंडिक्स का ही ऑपरेशन जल्दी करवा देते हैं लोग, क्योंकि ये जो है पहले के लोगों में इसका ज़रूरत पड़ता था, ठीक है। और फिर कान की मांसपेशियाँ, तो इसका सही आंसर जो होगा वह मस्तिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मस्तिष्क। ये कौन सा अवशेषीय अंग नहीं है, तो मस्तिष्क जो है वह अवशेषीय अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकी से, टैक्सोनॉमी चैप्टर है, टैक्सोनॉमी, वहाँ से उसका टॉपिक है वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना, ठीक है।
तो पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक से कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों की वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है, फटाफट बतलाना है कि वर्गीकरण की मूल इकाई कौन सा है। तो ऑप्शन है वंश, ऑप्शन बी है गण, ऑप्शन सी है जाति, ऑप्शन डी है कुल। तो जाति को ही हम लोग स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। तो बोला गया है कि जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, तो जाति। जाति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। वंश को जीन्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। कुल को ही इंग्लिश में फैमिली बोलते हैं, ठीक है। और गण को ऑर्डर बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि जीवधारी के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, जाति है, जो इसको स्पीसीज भी इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। वही है, वैज्ञानिक ने वर्गीकरण किया और उस वर्गीकरण में मूल इकाई क्या है भाई, तो मूल इकाई जो है स्पीसीज है अर्थात जाति है। क्या है, जाति है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव जीवों का वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। सजीव जीवों की वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है भाई, बताइए फटाफट। ऑप्शन ए जगत, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी वंश, ऑप्शन डी कुल। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को बतलाना है कि जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल मतलब फैमिली और जाति के बीच आता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जगत वर्गीकरण में या जीवों के वर्गीकरण में हम लोग जानते हैं कि जगत, उसके बाद संघ, फिर वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है। तो कुल और जाति के बीच जो आता है वंश आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं, ठीक है, जीन्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब स्टार्ट होता है जाति से, जिसको स्पीसीज बोलते हैं, फिर जीन्स है, फिर फैमिली है, फिर ऑर्डर है, फिर क्लास है, फिर संघ है, फिर किंगडम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लीनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कि जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो कैरोलस लिनियस जो थे, वे सर्वप्रथम इसका अपना एक बुक लिखे थे, अर्थात कैरोलस लिनियस ने अपनी एक बुक लिखी थी और ये उस बुक में इसके बारे में बतलाए थे। उस बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है, क्या नाम था, सिस्टेमा नेचुरी। तो वर्गीकरण का मूल इकाई अभी हम लोग जान गए हैं कि जाति है, और सर्वोच्चतम इकाई क्या है, जगत है, ठीक है। सर्वोच्चतम इकाई क्या है, जगत है। और पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन के अवरोही क्रम में मतलब घटते हुए क्रम में बतलाना है। तो सही आंसर है कि जगत है, फिर संघ है, फिर वर्ग है, फिर गण है, फिर कुल है, कि वंश है, जाति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी वर्गीकरण के पदानुक्रम निम्न में से कौन है। वही है कि पद के आधार पर बताना है, तो क्या है। तो सबसे पहले भी हम लोग पढ़े थे कि क्या था, और वही क्रम में पहले क्या था, तो इस प्रश्न का भी सही आंसर होगा ऑप्शन सी कि संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था। तो मुख्य आधार क्या लेके चला गया था, फटाफट बताइए। तो मुख्य आधार जो था, किसके आधार पे जो वर्गीकृत किया गया था, तो पोषण के आधार पे, पोषण को आधार में रखकर वर्गीकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिक समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है। वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन ए वंश, ऑप्शन बी गण, ऑप्शन सी कुल, ऑप्शन डी जगत। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जगत। मतलब जो सबसे लास्ट जो है किंगडम, मतलब जगत में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग जब वर्गीकरण पढ़ रहे हैं तो वर्गीकरण में जब किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत क्या आता है, तो पहला था मोनेरा जगत, जिसको हम लोग बोलते हैं किंगडम मोनेरा जगत। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन कि विहेटकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। मतलब कौन से समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए कवक में, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा में, ऑप्शन सी प्लांटी में, ऑप्शन डी मोनेरा में। तो मोनेरा में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि विहेटकर ने। किसने, तो विहेटकर ने, जिसका नाम R.H. विहेक्टर था, विहेटकर था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और विहेटकर ने कब किए थे 5 वर्गों में वर्गीकरण, तो 1969 में। कब किए थे, 1969 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विहेटकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं था। कौन सा समूह जो है वह शामिल नहीं थे। ऑप्शन ए एनिमेलिया, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी फंजाई, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटोजोआ शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि संभवतः क्या हो सकता है, मतलब किससे बन सकता है। ऑप्शन ए एंडोटोनिक से, ऑप्शन बी एक चौड़ी पेप्टिडाइगोलिक दीवार से, ऑप्शन सी एंडोस्पर्म से, ऑप्शन डी एंडोजिन से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी एंडोस्पोर्स से। बोलता है एंडोस्पोर्स एक गौर प्रजनन कठोर संरचना जो कुछ बैक्टीरिया में निर्मित होता है। इसमें मुख्य कार्य जीवाणुओं की प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। इनमें से कौन है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ऑप्शन ए साल्मोनेला, ऑप्शन बी राइजोबियम, ऑप्शन सी कोलाई, ऑप्शन डी स्यूडोमोनास। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइजोबियम। बोलता है राइजोबियम जो होता है वह नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। यह मुख्यतः दलहनों फसलों की जड़ों में पाया जाता है। राइजोबियम कल्चर का उपयोग मिट्टी व बीज के उपचार के लिए किया जाता है। राइजोबियम कल्चर से चना, मसूर, मूंग, अरहर, मटर, मूंगफली, सोयाबीन, सनई, सेम एवं अन्य सभी दलहनों फसली में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।